नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा आज का विषय है कि अगर पत्रिका में डिवोर्स का योग देखना है तो आप इसे किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, आम तौर पर हम सभी को पता है कि जो नवमांश कुंडली होती है, जो D9 चार्ट होता है ना, ये विवाह को काफ़ी डिटेल में हमें समझाता है। मतलब उसके बेसिक्स से लेकर के उसके एडवांस चीज़ों को अगर आपको देखना हो, विवाह को समझना हो, तो हम नवमांश कुंडली को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज समझेंगे कि नवमांश कुंडली में अगर डिवोर्स देखना हो तो कैसे देखें। समझिए, सबसे पहले अगर हम डिवोर्स या विवाह की बात करते हैं तो सीधे नवमांश कुंडली पर जंप नहीं करना है। आई रिपीट, नवमांश कुंडली बहुत ज़रूरी है विवाह से जुड़े मामलों को देखने और समझने के लिए। लेकिन नवमांश कुंडली बनता कैसे है? आपको पता है कि लगन में जो डिग्री है, लगन कुंडली में जो लगन की डिग्री है, जो राशि है, इसी के बेसिस पर आप नवमांश बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा नवमांश बना दें बिना लगन कुंडली के। लगन कुंडली को ही बेस मान करके हम सभी डिविजनल चार्ट्स को क्रिएट करते हैं, चाहे वो नवमांश ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप लगन कुंडली को ध्यान से देखिए अगर विवाह को समझना है तो। आज हम डिवोर्स की बात करते हैं, यानी कि वैवाहिक रिश्तों में जब परेशानी आएगी तभी डिवोर्स होगा, तभी दिक्कत आएगी। हमें पता है कि कुंडली में जो 7th हाउस है ये विवाह का है और इस भाव का जो स्वामी होता है, जो सप्तमेश कहलाता है, 7th लॉर्ड कहलाता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है विवाह से जुड़े मामलों के लिए। तो सबसे पहले आप लगन कुंडली में ये देखिए कि कहीं आपके 7th हाउस में, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, लगन में कोई भी नंबर हो, 7th हाउस में कहीं कोई बुरा ग्रह जैसे राहु, मंगल, केतु, शनि, सूर्य, ऐसे ग्रह तो नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो उसको मार्क कर लीजिए। फिर देखिए कि कुंडली के बुरे भावों के स्वामी तो नहीं जाकर के बैठे हैं। जैसे अगर हम मेष लगन की कुंडली माने तो षष्ठेश बनते हैं यहाँ पर बुध। अगर बुध जाकर के सप्तम में बैठ जाएगा तो भी हमारे लिए खतरे की घंटी है कि कुंडली के बुरे भाव का स्वामी जाकर के सप्तम में बैठ गया है। ऐसे ही हर लगन में कोई ना कोई बुरा ग्रह जरूर होता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमें D1 से पहले करना है। जो मैपिंग करनी है, जो शुरुआत करनी है, वो D1 से करनी है। अब हमें पता लग गया कि मान लीजिए कोई एक भी बुरा ग्रह हमें सप्तम में मिल गया। सप्तमेश बनते हैं शुक्र। मान लीजिए शुक्र इस कुंडली में यहां बैठे हैं और उसके साथ शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, तो भी हम कहेंगे कि मेरे सप्तमेश के ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है। अगर आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मिल जाती है तो जरूर आप नवमांश की तरफ रुख करिए कि वो परेशानी कितनी बड़ी है इसको समझने के लिए। मतलब अगर नवमांश को में परेशानी आइडेंटिफाई करनी है तो लगन कुंडली को पहले बेस मानकर उसमें परेशानी को जरूर देखिए। ऐसा आम तौर पर नहीं हो सकता कि लगन कुंडली विवाह को लेकर के बिल्कुल परफेक्शन दिखाए कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, वैवाहिक जीवन पूरा स्मूथ है और नवमांश के बेसिस पर ही केवल व्यक्ति का डिवोर्स हो जाए। ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आऊंगा कि अगर लगन कुंडली परफेक्ट हो और नवमांश कुंडली खराब हो, केवल नवमांश कुंडली खराब हो, तो उसका क्या प्रभाव रहता है। लेकिन अगर हमें बुरा विवाह समझना है या डिवोर्स का योग देखना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सप्तम भाव और सप्तमेश जो भी बनता है वो कितना खराब स्थिति में है, ये लगन कुंडली में पहले जान लीजिए। अगर एक भी बुरा ग्रह आपको साथ बैठा हुआ दिखता है, प्रभावित करता हुआ दिखता है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला स्टेप हम नवमांश की तरफ जाएंगे। इस वक्त हमारे सामने नवमांश कुंडली है। अब देखिए ध्यान से, वहां 1 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही थी, यहां 4 नंबर से कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी ये कर्क लगन की कुंडली है। क्या मतलब समझो इसका। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि नवमांश जो है वो D1 के ही बेसिस पर, उसी की राशि, उसी के डिग्री के आधार पर कास्ट होता है। तो वहां पर मेष लगन था और यहां पर कर्क लगन है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप ये देखिए कि नवमांश कुंडली का लगन आपके D1 के किस भाव को लेकर उदित हो रहा है। आई रिपीट, आपके नवमांश कुंडली का जो लगन है वो D1 के लगन चार्ट के किस भाव को लेकर उदित हो रहा है। तो वहां मेष लगन था, मेष लगन के चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है
और यहाँ वही कर्क लगन में आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सुख भाव से, मेरे चौथे भाव से, सुख भाव से यहां मेरा लगन शुरू हो रहा है नवमांश का, तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। अगर 6, 8, 12 भाव से जुड़ी हुई राशि से आपका D9 शुरू हो रहा है तो ये संघर्ष को दिखाता है। आई रिपीट, लगन कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जो भी राशि पड़ रही है, वो राशि यदि नवमांश कुंडली के लगन में आपको मिल जाए तो ये वैवाहिक जीवन में संघर्ष को दिखाता है। ये पक्की बात है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि नवमांश कुंडली लगन कुंडली के बुरे भाव की ऊर्जा को लेकर के प्रारंभ हो रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं कि चौथे भाव से जुड़ी एनर्जी को लेकर के ये नवमांश कुंडली जो है वो बन रही है। यहां पर सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रथम भाव जो फर्स्ट हाउस है ये कैसा है। डिविजनल चार्ट में नवमांश कुंडली का प्रथम भाव कैसा है। अगर मान लीजिए यहां पर बृहस्पति बैठ जाए, यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, यहां पर शुक्र बैठ जाए, तो आप इसको अच्छा कहिए, आप इसको अच्छा कहिए कि शुभ ग्रह, कुंडली का शुभ ग्रह यहां पर बैठा है, ये अच्छा है। अगर यहां पर आपको सूर्य दिख जाए तो भी यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर मान लीजिए कि आपको शनि मिल जाए, आपको केतु मिल जाए, आपको कोई भी 2 बुरा ग्रह यहां पर मिल जाए। यहां पर मान लीजिए कि आपको मंगल मिल गए और यहां पर आपको केतु मिल गए, तो ये अग्रेशन को दिखाता है, ये अग्रेशन को दिखाता है। अब आप इस मंगल को देखेंगे तो मंगल इस कुंडली के लिए कोई बुरा ग्रह नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मंगल मंगल है। तो यहां पर कोई भी 2 क्रूर ग्रह, चाहे मंगल केतु हो, मंगल राहु हो, मंगल शनि हो, शनि सूर्य हो, मंगल सूर्य हो, कोई भी 2 क्रूर ग्रह लगन में आपको दिख जाए नवमांश कुंडली के, तो ये वैवाहिक रिश्ते के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं ये परेशानी दिखाता है। सिमिलरली आप इसी कुंडली के 7th हाउस में सेम फैक्टर को चेक करिए, इसी कुंडली के 7th हाउस में सेम फैक्टर को चेक करिए कि कहीं यहां पर 2 बुरे ग्रह तो नहीं बैठ गए। मान लीजिए शनि राहु बैठ गया, शनि सूर्य बैठ गया, राहु सूर्य बैठ गया, तो अगेन यहां पर हम कह रहे हैं कि 2 बुरे ग्रह यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर लगन में या सप्तम में नवमांश के 2 क्रूर ग्रह इकट्ठे मिल जाते हैं आपको तो बुरा है, 2 या 2 से ज्यादा मिल जाते हैं तो इसको आप खराब लीजिए कि बिल्कुल ये आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा। पहला स्टेप याद करिए, हमने कहा था कि D1 में परेशानी थोड़ी होनी चाहिए। अगर उस परेशानी के बाद दोबारा हमें यहां परेशानी मिल रही है या लगन में या सप्तम में, तो हमारा ये जरूर कंफर्म हो जाएगा कि वैवाहिक जीवन में परेशानी विशेष तौर पर या बड़े तरीके से आने वाली है, क्योंकि डिवोर्स कोई छोटी चीज नहीं है आज भी, खास करके भारत जैसे जगहों में। उसके लिए कुंडली में योग होना चाहिए, परेशानी दिखनी चाहिए। तो यहां पर अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो ये बैड मैरिज को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आपने कई बार देखा होगा कि D9 में आपको राहु केतु एक्सिस 1-7 हाउस के ऊपर मिलता है। केतु राहु ऐसे मिल जाएंगे, या लगन में राहु मिल जाएगा, सप्तम में आपको केतु मिल जाएगा, ये भी बुरा है। आपने लगन में भी एक बुरा ग्रह डाल दिया, सप्तम में भी एक बुरा ग्रह डाल दिया, और ये वो ग्रह है जो हमेशा वक्री चलते हैं। ठीक है, तो या तो राहु केतु लगन में हो या यहां पर बैठे हुए हो, तो 1-7 एक्सिस पे राहु केतु का आना D9 में ये भी वैवाहिक जीवन में परेशानियों को इंगित करता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डिवोर्स की। देखिए, आमतौर पर जब आप डिवोर्स लेते हैं, जब भी आप डिवोर्स लेते हैं या डिवोर्स का सोचते हैं, तो 10 में से 9 लोग ये जरूर सोचते हैं कि आई विल गो फॉर सेकेंड मैरिज। मतलब डिवोर्स हो गया तो आमतौर पर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो ये जरूर सोचते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ करके, इस रिश्ते से निकल करके मैं किसी नए रिश्ते में जरूर बंधूंगा या बंधना चाहूंगी, दोबारा शादी करूंगा या रिलेशनशिप में जाऊंगा। अब ये तब होता है जब आपके नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह विराजमान हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो बुध हो और वक्री बैठा हो। कोई भी ग्रह अगर वक्री बैठ जाए आपके D9 के 7th हाउस में, तो हाँ, ये भी डुअल मैरिज या वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को दर्शाता है, क्योंकि वक्रता का मतलब होता है स्टेबिलिटी खराब हो जाना। स्टेबिलिटी के लिए वक्री ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता है। तो विवाह में भी अगर वक्री ग्रह मिल जाए आपको 7th हाउस में, मान लीजिए राहु बैठा है, साथ में बुध वक्री होके बैठ गया या शनि वक्री होके बैठ गया,
तो ये निश्चित रूप से कई प्रकार से विवाह को खराब कर रहा है। पहले तो दो बुरे ग्रह बैठ गए, एक राहु बैठ गया, ऊपर से दोनों के दोनों वक्री हैं। इसका मतलब है कि जो वैवाहिक जीवन है वो स्मूथ नहीं रहेगा, विवाह में परेशानी आएगी आएगी, ये बात कंफर्म हो जाती है अगर सप्तम भाव में नवमांश के वक्री ग्रह जाकर के बैठ जाए। और अगर एक से ज्यादा बैठ जाए तो समझ सकते हैं कि परेशानी और भी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा हमें पता है कि जो कुंडली का 6, 8, 12 भाव होता है, चाहे कोई भी डिविजनल चार्ट हो, लगन कुंडली हो, हम सबको पता है कि ये भाव और ये भाव बुरे भाव कहलाते हैं। ये आप भी जानते हैं। अगर इस कुंडली का सप्तमेश इन्हीं भावों में जाकर के बैठ जाए, 6, 8 या 12 में बैठ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये भी बुरा योग है विवाह से जुड़े मामलों के लिए। सप्तमेश का 6, 8, 12 में बैठना खराब है, और ये और बुरा तब हो जाएगा जब ये खराब स्थिति में बैठ जाए। जैसे शनि बनते हैं इस कुंडली के लिए सप्तमेश, अब पता लगा यहां शनि बैठ गए, साथ में सूर्य बैठ गए, मतलब शनि बुरे घर में भी गया और एक क्रूर ग्रह सूर्य के साथ जाकर के बैठ गया। विवाह से जुड़े मामलों के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, शनि का मित्र भी नहीं है सूर्य, और अपने आप में क्रूर ग्रह भी है सूर्य। तो बुरे भाव में सप्तमेश का जाना और किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाना, ये बुरा है, ये खराब योग है। तो अगर सप्तमेश 6, 8, 12 में जाए और वो पीड़ित भी हो जाए तो आप बोलिए कि खराब है। अगर मान लीजिए केवल यहां पे शनि बैठ जाए और सूर्य ना बैठे, कोई बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ये विवाह में संघर्ष दिखा रहा है। लेकिन सीधा सीधा हम डिवोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि बुरे भाव में तो गया है, संघर्ष के भाव में तो गया है, लेकिन पीड़ित नहीं है। अब अगर आप केतु बिठा दो, राहु बिठा दो, मंगल बिठा दो, तो ये पीड़ित भी होना शुरू हो जाएगा, यानी कि विवाह की बैंड बजनी शुरू हो जाएगी, परेशानी इंटेंसिफाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से इसका पीड़ित होना जरूरी है। अब एक आखिरी पॉइंट, 11th हाउस जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये बढ़ोतरी का भाव है। अगर सप्तमेश नवमांश के 11वें भाव में बैठ जाए, या तो वो द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए या किसी डुअल प्लैनेट जैसे कि राहु के साथ या बुध के साथ बैठ जाए। जैसे इसी कुंडली में शनि यहां बैठ जाए बुध के साथ या राहु के साथ, तो आप कह सकते हैं कि सप्तमेश 11वें घर में बैठा है और मल्टीप्लिकेशन का कारक है बुध या राहु, उसके साथ बैठा है, तो ये भी एक से ज्यादा विवाह को दर्शाता है। या शनि यहां बैठ जाए या कोई भी सप्तमेश जाके यहां बैठ जाए डुअल राशि में, द्विस्वभाव राशि में। कर्क लगन में 11वें घर में द्विस्वभाव राशि नहीं आएगी, लेकिन मान लीजिए यहां पर सिंह लगन होता तो यहां पर द्विस्वभाव राशि मिथुन आ जाती। वहां पर अगर शनि बैठ जाते, उस कुंडली के लिए भी शनि सप्तमेश बनते हैं, तो हम कहते कि हाँ, ऐसे में एक से ज्यादा विवाह के, एक से ज्यादा संबंध की संभावना दिखती है आफ्टर मैरिज। तो ऐसे चार्ट में आपको डिवोर्स होने की संभावना ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए कई बार ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, विवाह में परेशानी अलग है और डिवोर्स होना अलग है, ठीक है। तो अगर आप डिवोर्स देख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या एक से ज्यादा विवाह के योग है या क्या विवाह के पूरी तरह से टूटने के योग हैं। तो अगर आपको देखना है तो वही कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, लगन में बुरे ग्रहों का, 2 बुरे ग्रहों का बैठना, सप्तम में 2 बुरे ग्रहों का बैठना या राहु केतु एक्सिस का होना, सप्तमेश का बुरे भावों में जाना और पीड़ित हो जाना, 11वें घर में सप्तमेश का जाकर के बैठना, द्विस्वभाव राशि में बैठना या बुध या राहु जैसे ग्रहों के साथ बैठना, सप्तमेश का वक्री हो जाना। हमने सप्तम भाव में वक्री ग्रहों की चर्चा की थी, आपको याद होगा, लेकिन सप्तमेश भी तो वक्री हो सकते हैं। अगर इस कुंडली का सप्तमेश वक्री हो जाए और उसके ऊपर कोई बुरा इन्फ्लुएंस भी पड़े तो अगेन वो स्टेबिलिटी को खराब कर देता है। ये सब आप जरूर यूज करिए। हमने नवमांश को बिल्कुल नहीं छोड़ा, हमने काफी डिटेल में नवमांश के थ्रू डिवोर्स को समझा, लेकिन हमने शुरुआत लगन कुंडली से किया। तो लगन कुंडली में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए कि क्या मेरा सप्तम सप्तमेश की स्थिति खराब है। अगर मान लीजिए खराब बिल्कुल नहीं है, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मान लीजिए कि आपका D1 बिल्कुल परफेक्ट है, D1 चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है और D9 आपका बहुत खराब है। हो सकता है, ऐसा रेयर केस में होगा, लेकिन हो सकता है कि D1 बहुत अच्छा है और D9 जैसे खोला पता लगा सप्तम भाव में शनि है, राहु है, मंगल है,
ठीक है, और यहां पर केतु आ जाएंगे अगर राहु यहां है तो। अब और आपने कहा कि मेरा तो D1 लाजवाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां, तो ऐसे में अगर ऐसा योग मुझे D9 में केवल मिल जाए तो मैं क्या बोलूंगा? प्रॉब्लम क्या नहीं आएगी? प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसी आएगी? तो देखो 7th हाउस में बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप ये कहेंगे कि पार्टनर की वजह से या पार्टनर के स्वभाव की वजह से और सरकमस्टेंसेस, बुरे परिस्थिति की वजह से मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। अगर यही तीनों ग्रह यहां ना बैठ करके लगन में बैठ जाते, यहां बैठ जाते फर्स्ट हाउस में, यही तीनों ग्रह, तो आप कहिए या आप समझिए कि आपके नेचर की वजह से या आपके पर्सनल सरकमस्टेंसेज की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। आपके स्वभाव, आपके बिहेवियर या आपके पर्सनल लाइफ के जो भी सरकमस्टेंसेज है, परिस्थिति है, वो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है। 7th में है तो ये पार्टनर की वजह से। तो नवमांश कुंडली जरूर डिटेल में बताता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी मैं फिर बोलूंगा कि सिर्फ इसको देख के मैं डिवोर्स नहीं बोल पाऊंगा। मैं इतना बोलूंगा कि परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ मिलेगी आपको, थोड़े उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर D1 परफेक्ट है तो बहुत सिवियर प्रॉब्लम नहीं आती है। D1 में आपको थोड़ी सी चोट जरूर देखनी है। जैसे अगर आप सेब खरीदने जाते हैं और बिल्कुल ऊपर से परफेक्ट नजर आता है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि हर ऊपर में एक छोटा दाग भी ना हो और अंदर पूरा सेब सड़ा हुआ निकल जाए। ऐसा रेयर होता है, हो सकता है लेकिन रेयर होता है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा आपको दाग मिल रहा है, आपको लगता है कि ये छोटा सा दाग है, वो दुकानदार कहते हैं ना, अरे नहीं केवल दाग है, केवल छिलके पे है, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप उस सेब को घर लाकर काटते हैं तो पूरा सेब सड़ा हुआ निकलता है। तो वो छोटा सा दाग आपको एटलीस्ट चाहिए लगन कुंडली में। अगर वो बिल्कुल नहीं है और केवल नवमांश में परेशानी है तो इसकी इंटेंसिटी को आप बहुत ज्यादा मत लीजिए। दोनों जगह प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वर्स्ट है। अगर लगन कुंडली अच्छा है, D9 खराब है, तो आप ये बोलिए कि परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट काम कर रही है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से दिक्कत ज्यादा है। और उस केस में आप डिवोर्स सीधा सीधा नहीं कह सकते, बहुत रेयरली हम कह सकते हैं। तो मेरा कहना है लगन कुंडली की इंपॉर्टेंस को मत छोड़िए, शुरुआत वहां से करिए और डिटेल में पिक्चर समझने के लिए आप नवमांश कुंडली को देखिए। नॉर्मली मैंने ऐसा नहीं देखा है कि लगन कुंडली में बहुत प्रॉब्लम हो और विवाह की बात कर रहा हूं और D9 उसको ना दिखा रहा हूं। अगर लगन कुंडली में बहुत प्रॉब्लम है तो D9 में भी वो प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल कोर तक जाकर के उसको दिखाता है, बिल्कुल अंदर से सारी पिक्चर को ये क्लियर कर देता है। तो आज के बाद कभी भी अगर विवाह की परेशानी को समझना हो तो पहले लगन कुंडली को देखिए एंड देन यू नीड टू कम टू द नवमांश पार्ट। चलिए, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम समझ आया होगा, चीजें समझ आई होंगी। कार्यक्रम पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहन कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, सटीक रेमेडी चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।